अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 22 यानी कि सॉलिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल के हवाले से। सो इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं सर्किट वाले भी हैं, बिना सर्किट के भी हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने की और स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। एक गैलियम डायोड है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.4 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन है, ये 0.4 लिखा हुआ है, 0.4 वोल्ट के बराबर है। जबकि 12 एम्पियर का 12 मिली एम्पियर का करंट जो है उस डायोड से पास हो रहा है। ठीक है, उससे गुजरने के बाद वो गुजर रहा है 470 ओम की एक रेजिस्टेंस के साथ, जो कि यकीनन उसके साथ सीरीज में लगी हुई है। सेम करंट उससे भी गुजर रहा है। तो व्हाट बैटरी वोल्टेज इज़ नीडेड। तो इस सर्किट को मुकम्मल करने के लिए, वर्क करने के लिए कितना बैटरी का वोल्टेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सर्किट में एक बैटरी है, एक रेजिस्टर है और एक डायोड है। ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये जो है वो एक रेजिस्टर है, आर से जाहिर कर देते हैं। ये एक डायोड है, इसको हमने डी से जाहिर कर दिया। तो यहाँ पर अगर वोल्टेजेस देखें तो बच्चों याद रखो, ईएमएफ की सोर्स एक है यहाँ पर और पोटेंशियल ड्रॉप दो जगह होगा। रेजिस्टेंस के क्रॉस वी आर, डायोड के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी डी है, और बैटरी का जो अपना पोटेंशियल है उसको हम वी से जाहिर करेंगे। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है ईएमएफ, मतलब ये सोर्स है ईएमएफ की, और दो जगह पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक अक्रॉस आर रेजिस्टर और एक अक्रॉस डायोड। ठीक है, तो वी मालूम करना है हमें। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड। तो इसको कर देते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड। डायोड के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है इसको हमने वी डी से जाहिर किया है, ये बराबर है 0.4 वोल्ट के। ठीक है, इसी तरीके से जो करंट पास हो रहा है इससे, करंट की वैल्यू है 12 मिली एम्पियर के बराबर, 12 मिली एम्पियर। यानी इस सर्किट में जो करंट पास हो रहा होगा, ये जो करंट पास हो रहा है बेसिकली वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 12 मिली एम्पियर के बराबर। अब इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए भाई या तो आप जो है वो एक काम कीजिए कि डिवाइड बाय 1000 कर लें, और नहीं तो मिली की अपनी वैल्यू पुट कर दो, 10 रेज टू दी पावर -3। तो 1000 से डिवाइड कराओगे तब भी यही आंसर आएगा, और एक्सपोनेंट -3 लिखोगे तब भी यही आंसर आएगा। अच्छा, जो रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है इसी के साथ जिसमें से सेम करंट पास हो रहा है, सो वो रेजिस्टेंस को आर से जाहिर किया हमने, वो है 470 यानी 470 ओम के बराबर। तो हमें मालूम करना है कि वोल्टेज कितना होगा बैटरी का, यानी कि मेन वोल्टेज कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम पूरे सर्किट को एनालाइज करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ईएमएफ की सोर्स तो यहाँ पर एक ही है, वो वी के बराबर है। ठीक है, ये ईएमएफ है और वो ईएमएफ दो जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप दो जगह पर हो रहा है। तो वी एक्चुअली बराबर होगा वी डी प्लस वी आर के बराबर। ठीक है, यानी कि जितना जाहिर सी बात है ये पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है उतना दो जगह पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, वी डी तो हमें मालूम है 0.4 वोल्ट के बराबर। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस रजिस्टर ये हम मालूम कर लेते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के मुताबिक अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मालूम करना है तो वो बराबर होता है आई आर के, और क्योंकि वो रजिस्टर के क्रॉस हो रहा है तो मैं उसे वी आर से जाहिर कर दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ी लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो करंट की क्या वैल्यू है? करंट की वैल्यू है 12 मिली एम्पियर, और मल्टीप्लाई करना है इसको 470 ओम से। तो हम सीधा सीधा 12 मिली एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 470 से। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.64। ठीक है, 5.64 वोल्ट के बराबर। ये वो वोल्टेज है जो कि ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, यही मालूम करना था। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करूंगा तो V एक्चुअली किसके बराबर था? वी डी प्लस वी आर के। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड 0.4 था और यहाँ पर आया है 5.64, और हमें टोटल पोटेंशियल मालूम करना है। 5.64 में प्लस कर देंगे 0.4, यह आंसर आ जाएगा 6.04 वोल्ट्स के बराबर। इसका मतलब कम से कम जो बैटरी रिक्वायर्ड है इस केस के अंदर वो 6.04 वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र है।
ठीक है ना, लेज़र है जो सेमीकंडक्टर डायोड से बनी हुई है बेसिकली, और उसमें जो पीक इमिशन हो रही है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ वो इमिट कर रहा है, वो 1.55 माइक्रोमीटर के बराबर है। ठीक है, ये उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है माइक्रोमीटर में। सो फाइंड इट्स बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बैंड गैप है दोनों के दरमियान में, जो कि इसमें होता है सेमीकंडक्टर डायोड में, मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से होता है ना कि पी टाइप सब्सटेंस होता है, एन टाइप सब्सटेंस होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना वो एक गैप पाए जाते हैं इनके दरमियान में, और ये जो गैप होता है ना बेसिकली ये एनर्जी गैप होता है। तो हमें एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है, बैंड गैप एनर्जी मालूम करनी है, और हमें वेवलेंथ गिवन है। इस न्यूमेरिकल को ना बड़ा सिंपल लेके चलो, हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें एनर्जी और वेवलेंथ की बात हो रही है। तो बेसिकली ऐसा फार्मूला एक ही है, मैं डेटा बनाता हूँ उसके बाद बात क्लियर होगी। और आखिर में पता है कि अपनी एनर्जी को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो हमें वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं, यह है 1.55 माइक्रोमीटर। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो की जगह पे -6 आ गया, जैसे मिली की जगह पे -3 आया था। इसी तरीके से मालूम हमें क्या करनी है, हमें एनर्जी मालूम करनी है। और एनर्जी मालूम करने के लिए शर्त यह है कि हमें हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपना आंसर किस में देना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों एक ही फॉर्मूला है जहां पर आप वेवलेंथ से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इंतहाई आसान तरीके से, पर उसके लिए आपको दो कांस्टेंट्स पता होने चाहिए, जो कि अगर ये न्यूमेरिकल पेपर के अंदर आता है तो गिवन ही होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपको गिवन होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि h होता है 6.63 10 रेज टू दी पावर -34। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन होनी चाहिए, जो कि होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड। एनर्जी और वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है ना, इसको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जूल्स होते हैं, तो इंशाल्लाह वो आगे बताता हूँ इसके अंदर ना न्यूमेरिकल में। याद रखिए एनर्जी और वेवलेंथ का एक रिलेशन है, एनर्जी बराबर होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ hc ओवर लैम्डा के बराबर। ठीक है, अगर आपने वेवलेंथ से एनर्जी निकालनी है, ये एक फॉर्मूला है जिसमें h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। और इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा ना हमारी एनर्जी का, एक तो दो फार्मूले होते हैं ना, एक तो होता है एच एफ वाला या एच न्यू वाला, एच के साथ फ्रीक्वेंसी होती है, और ये दूसरा फार्मूला है वेवलेंथ वाला ना, एच सी अपॉन लैम्डा। सो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 6.63 10 रेज टू दी पावर -34, और स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8, और वेवलेंथ डिवाइड में लिखी हुई है, यानी कि 1.55 एक्सपोनेंट -6। अब ये जो आंसर आएगा बेसिकली ये जूल में आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 6.63 एक्सपोनेंट -34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, और डिवाइड करा देंगे इसको, डिवाइड कितना हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 1.55 10 रेज टू दी पावर -6 से, यह आएगा 1.28 10 रेज टू दी पावर -19 जूल के बराबर। अब वैसे ही ये जो आंसर आ रहा है इतना छोटा आ रहा है कि आपको जहन में रखना चाहिए कि इतने छोटे आंसर को तो बेहतर ये है कि हम एक छोटे यूनिट में एक्सप्रेस करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर मेंशन नहीं भी हुआ करे बच्चों ऐसे सवालों में जो आपको इतना छोटा आंसर नज़र आ रहा हो ना, तो कन्वर्ट कर लिया करो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 रेज टू दी पावर -19 जूल्स के बराबर। अगर ये इसके बराबर है तो यकीनन फिर हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इस फैक्टर को डिवाइड में लाना पड़ेगा। एनर्जी बराबर आएगी 1.28 10 रेज टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 10 रेज टू दी पावर -19। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है -19 ये तो हो जाएगा कैंसिल, और एनर्जी बस इन दोनों को डिवाइड करके पता चल जाएगी। 1.28 को डिवाइड कराएंगे 1.6 से, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.8, और यूनिट बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इस सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर जो एनर्जी बैंड गैप होता है बेसिकली वो 0.8 वोल्ट का होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू 48 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर 1। अभी एक फिगर दिखाता हूं आपको, उसमें जो 48 ओम वाला रेजिस्टर है उससे कितना करंट पास हो रहा होगा ये कैलकुलेट करना है।
और अज्यूम ये करना है कि जितने भी डायोड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिलिकॉन के हैं और उनकी जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर है। ठीक है, सिलिकॉन कहने का एक बहुत अहम मकसद है, वो आपको जो है वो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब भी दो किस्म के होते हैं डायोड, सिलिकॉन का होगा और जर्मेनियम का होगा, तो दोनों का जो पोटेंशियल है ना वो डिफरेंट होता है और वही यहाँ पर जो है वो फ़र्क होगा। फ़िलहाल हम दोनों फिगर्स को समझते हैं। फिगर है एक ये वाली और इसी को इन्होंने जो है वो सिंप्लीफाई करके सेकंड पार्ट में दिया था। कैसे सिंप्लीफाई करा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये आ गया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव जुड़ा हुआ है पी साइड से और नेगेटिव जुड़ा हुआ है एन साइड से, तो ये तो फॉरवर्ड बाइस्ड है, करंट पास होगा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो नेगेटिव जुड़ा हुआ है इसके पी साइड से और पॉजिटिव जुड़ा हुआ है इसके एन साइड से, तो ये रिवर्स बाइस्ड है। करंट यहाँ से तो पास नहीं होगा, तो देखो यहाँ पर आपको एक गैप नज़र आ रहा है, इस रास्ते से तो करंट पास हो ही नहीं सकता, यहाँ से सर्किट ब्रेक है। इसको देख लो, पॉजिटिव जुड़ा हुआ है नेगेटिव एन टाइप से और नेगेटिव जुड़ा हुआ है पी साइड से, इसका मतलब ये भी रिवर्स बाइस्ड है, करंट यहाँ से तो पास नहीं हो रहा होगा। तो सिंप्लीफाई जब हमने करा तो यहाँ पर हमने डायोड में कुछ भी शो नहीं करा हुआ, बिल्कुल आपको जो है वो खाली नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और इसको देखोगे अगर तो ये आ गया नेगेटिव एन साइड से जुड़ा हुआ है और यहाँ से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है पी साइड से, तो इसका मतलब मेन जो सर्किट है ना, ये दोनों तो कट ही गए, मेन सर्किट ये होगा। देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट यहाँ से गया, इधर से गया, D1 से पास हुआ, इस बैटरी से पास हुआ, फिर 48 ओम से पास हुआ, ठीक है, और फिर इधर आ गया। तो करंट बेसिकली इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। आप देखिएगा ये है फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन। तो हमें इसी पर ही काम करना है और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है कि इस 48 ओम वाले से कितना करंट पास होगा और हमें इन दोनों की रेजिस्टेंस गिवन है, यानी कि डायोड 1 की रेजिस्टेंस और डायोड 2 की रेजिस्टेंस, जो कि 1 ओम के बराबर है। ठीक है जी, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले जो हमें रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, इसको आप देख लो कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, ये आ गई रेजिस्टेंस जो अलग से गिवन है ना, इसको हम जाहिर कर देते हैं आर से। ठीक है, वो कितनी है, वो बराबर है 48 ओम्स के बराबर। अच्छा, दो जो रेजिस्टेंस हैं वो एक है डायोड 1 की और एक है डायोड 2 की, तो ऐसा कर देता हूँ, रेजिस्टेंस किसकी, डायोड 1 की जो रेजिस्टेंस है इसको R1 बोल देता हूँ, ये कितने ओम के बराबर है, ये 1 ओम के बराबर है। और जो रेजिस्टेंस है डायोड 2 की, जो दूसरी वाली डायोड की थी, इसको जाहिर कर देंगे R2 से, वो भी 1 ओम के बराबर है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है और दो जो है वो हमारे पास सर्किट फॉरवर्ड में थे। ठीक है जी, और इसके अलावा कोई चीज़ मेंशन है हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज़ मेंशन तो नहीं है। ठीक है, बाकी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है कितना करंट पास हो रहा था, करंट को जाहिर कर देते हैं आई से। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ गिवन नहीं है पर आपको ये मालूम होनी चाहिए बच्चों कि जो डायोड है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई है, ठीक है ना, ये कंफर्म है कि डायोड जो है वो सिलिकॉन की है। तो सिलिकॉन की डायोड की ख़ास बात ये है कि जो उसका वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, वोल्टेज बैरियर, वोल्टेज बैरियर फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन की अगर एक डायोड है तो उसका वोल्टेज बैरियर बेसिकली बराबर होता है 0.7 वोल्ट के। तो आपने याद रखना है यहाँ पर दो डायोड्स हैं तो पोटेंशियल बैरियर दोनों का मिलाकर होगा। ठीक है ना, कितना वो रोकती हैं, पोटेंशियल बैरियर उनका कितना है, वो 0.7 वोल्ट है। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात ये है कि हम मालूम कर लेते हैं कि हमारे सर्किट में नेट वोल्टेज कितना है, क्योंकि करंट तभी पता चलेगा जब नेट रेजिस्टेंस और नेट वोल्टेज पता हो। तो पहले हम मालूम करेंगे नेट सर्किट वोल्टेज कितना है, सर्किट का नेट वोल्टेज। अब बताइए सर्किट में चीज़ें कितनी थी जो वोल्टेज को इस्तेमाल कर रही हैं। एक तो हमारे पास है, उसमें फिगर में देखो यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको, ये आ गई हमारे पास एक 10 वोल्ट, ठीक है, ये 10 वोल्ट आ गया, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 ओम, और ये आ गया हमारे पास 0.7 और 0.7। ये जो है ना डायोड कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो यहाँ पे गिवन भी है फिगर के अंदर, तो हमने अलग से लिख भी लिया इधर और वो फिगर के अंदर गिवन भी था। ये वाला वोल्टेज जो कि इस बैटरी का वोल्टेज है, इसको भी कोई नाम दे देते हैं ना, इसको बोल देते हैं V1, इसको बोल देंगे V2 और इसको बोल देंगे V3। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सोर्स है वो तो एक है,
ठीक है, टोटल, और उसमें से कितने माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर नेट वोल्टेज मालूम करना है तो ये बराबर आ जाएगा V1 और इसमें से माइनस करना पड़ेगा V2 और माइनस करना पड़ेगा हमें V3। ठीक है ना, V बराबर आ जाएगा V1 माइनस V2 माइनस V3 के। तो इसका मतलब क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, वैल्यू बनेगी V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है, V2 की वैल्यू 0.7 है और V3 भी 0.7 है। ठीक है, एक बैटरी है और बाकी दो जगह पर पोटेंशियल बैरियर है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर। सो 10 माइनस 0.7 0.7 ये बराबर आ जाएगा 8.6 वोल्ट के। ठीक है, ये रिक्वायर तो नहीं था, लेकिन बच्चों जब हमें मालूम करना है करंट तो उसके लिए नेट रेजिस्टेंस और नेट वोल्टेज मालूम करना ज़रूरी है। तो ये तो नेट वोल्टेज आ गया। अब जब बाकी हमें नेट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, उसको मालूम करके बताते हैं क्या क्या वैल्यू बनेगी। ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, देखो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, ये नेट सर्किट वोल्टेज था। अब निकाल लेते हैं टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी है, और आपको सर्किट में क्लियरली नज़र आएगा कि तीनों रेजिस्टेंस इन सीरीज़ थी ना, सीधा सीधा ऐड करना पड़ेगा। तो नेट रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगी हमारे पास, इसको बोल देता हूँ आर टोटल कर देता हूँ, आर टोटल आ जाएगी आर प्लस R1 प्लस R2। एक्चुअल जो रेजिस्टेंस थी 48 ओम की लगी हुई थी, और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है दोनों डायोड की वो 1-1 ओम के बराबर है। तो इसका मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस बन गई वो बन गई 50 ओम के बराबर। ये आ गई हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल वोल्टेज ये रहा, टोटल रेजिस्टेंस ये रही। अब करंट मालूम करना है तो ओम्स लॉ के मुताबिक V ओवर R से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, R कौन सा वाला पुट करना है, R टोटल वाला। तो वोल्टेज की क्या वैल्यू है, वोल्टेज आया हमारे पास 8.6 और इसको हमें डिवाइड करना है 50 से। 8.6 डिवाइडेड बाय 50 0.172 एम्पियर के बराबर। और आप चाहें तो आप इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो I बराबर आ जाएगा, इसको मिली एम्पियर में करोगे तो 172, यानी मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा ना मिली में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 172 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब इस सर्किट में से जो 48 ओम वाली रेजिस्टेंस है उसमें से पास होने वाला करंट 172 मिली एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक सर्किट गिवन है और हमें वोल्टेज मालूम करना है VA। VA एक वोल्टेज है, ये हमें फाइंड करना है। तो सर्किट ही देख लो पहले, ये आपको ऐसा सर्किट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखें ये आ गया सिलिकॉन फॉरवर्ड और ये भी आ गया फॉरवर्ड, और यहाँ पर VA इधर जो वोल्टेज होगा वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है 3K ओम के लिहाज से। इसको इन्होंने सर्किट में ऐसे दिखाया है। अब पता है इसको ओपन क्यों करके दिखाया, देखो बात यह है कि हम जैसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो दोनों जो डायोड हैं वो ऑन तो हो जाएंगी। जैसे यहाँ से करंट जाएगा दोनों डायोड्स ऑन तो हो जाएंगी क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड हैं। लेकिन एक बड़ी अहम बात है, वो ये है कि हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो ये जर्मेनियम से बने हुए डायोड होता है ना, इसके ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है, इसका पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 वोल्ट के बराबर। ठीक है, और जो हमारा ये होता है सिलिकॉन वाला डायोड, ये होता है 0.7 वोल्ट के बराबर। तो अब होगा ये कि जैसे ही हम इस सर्किट को ऑन करेंगे तो जो करंट है वो 0.3 तक पहले पहुंचेगा ना, मतलब वोल्टेज की वैल्यू 0.3 पे पहले पहुंचेगी। तो हमेशा यहाँ से करंट पास होगा और ये जो है वो ऑन हो ही नहीं पाएगी, ये बिल्कुल ओपन सर्किट रह जाएगा। तो बेसिकली जो डायरेक्शन है ना करंट की वो इधर से है, इधर से जाते जाते इधर से जाएगा, जो एक्चुअल है ये ओपन रह जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम का, और सिलिकॉन का जो होता है वो 0.7 होता है। तो जाहिर सी बात है कम वाले से करंट पास होता रहेगा और इसको ऑन होने का मौका ही नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। ठीक है जी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, इसी को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो डेटा है, वोल्टेज हमें मालूम करना है VA। ठीक है, वोल्टेज को नाम देंगे VA का, वोल्टेज एट A। ठीक है, A पर जो वोल्टेज है हमने इसको जाहिर किया हुआ है VA से।
ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और बाकी ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। जो एक वोल्टेज हमें नज़र आ रहा है, ये वाला वोल्टेज, इसको बोल देते हैं V1, जो कि यहाँ अप्लाई किया जा रहा है। और जो इसका पोटेंशियल बैरियर था, उसको V2 का नाम दे देंगे। तो सोर्स वोल्टेज है हमारे पास, V1 से जाहिर किया है, ये है 20 वोल्ट। और जो इधर है पोटेंशियल बैरियर यानी कि V2, इसको जाहिर करेंगे, इसकी वैल्यू है 0.3 वोल्ट। किसके लिए होती है 0.3 वोल्ट? ये होती है जर्मेनियम के लिए। तो सिलिकॉन वाला तो ऑन हो ही नहीं रहा है, ठीक है जी। बस बाकी तो और कुछ भी नहीं था डेटा के अंदर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। असल में समझना है, और सॉल्यूशन इतना आसान होगा कि आप बोलोगे यार ये किस किस्म का सवाल दे दिया इन्होंने, मतलब इससे आसान सवाल बचता नहीं है क्या? तो यहाँ पर क्लियर बात यह है कि जो हमारा टोटल वोल्टेज है, जो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेगा एट पॉइंट ए, VA से हमने जिसको जाहिर किया, तो यहाँ से जो किसी सोर्स से आ रहा है वोल्टेज, वो V1 के बराबर है, और कितना इस्तेमाल हो रहा है वो V2 के बराबर है, ठीक है। तो ये यहाँ से आने वाला सोर्स वाला, ये ड्रॉप होने वाला, तो हमें पता लग जाएगा कि ए पर आके कितना वोल्टेज बनेगा। तो मेन जो वोल्टेज है ये 20 वोल्ट है, इसमें से आप माइनस करा दें 0.3 को, तो ए पर अब आपको कितना पोटेंशियल मिलेगा? ए पर आपको पोटेंशियल मिलेगा 19.7 वोल्ट, ठीक है। यही फाइंड करना था। अब आप बोलोगे लो ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, लेकिन बात सारी ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था ना आपको, कि ये ओपन रह जाएगा या क्लोज कौन सी वाली साइड होगी। तो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गया, जर्मेनियम से करंट पास होगा, और सिलिकॉन का क्योंकि 0.7 वोल्ट होता है पोटेंशियल बैरियर, तो उस तक जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। करंट जो है वो इधर से ही पास हो जाएगा थ्रू जर्मेनियम डायोड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक कॉमन बेस कनेक्शन है, ठीक है। कॉमन बेस कनेक्शन क्या होता है? ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर को ऐसे जोड़ते हैं कि जो बेस वाला रीजन होता है वो इनपुट और आउटपुट में कॉमन होता है। देखो इनपुट वालों में भी जुड़ा हुआ है बेस, और आउटपुट में भी जुड़ा हुआ है। तो इस कन्फिग्रेशन को कहते हैं कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, ठीक है। और इसमें IE की वैल्यू कितनी है? IE की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर के बराबर, यानी कि जो करंट पास हो रहा है थ्रू इमिटर करंट जो है वो 1 मिली एम्पेयर है। ये आ गया इमिटर करंट IE 1 मिली एम्पेयर। और जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट जो है वो बराबर है 0.95 मिली एम्पेयर के बराबर। ये 1 मिली एम्पेयर है, 0.95 मिली एम्पेयर है। तो हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू बेस, ये जो बेस पर आ रहा है हमारा करंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वैसे तो फिगर से बड़ा क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, लेकिन पहले मैं डेटा बना दूँ। इतनी देर में मैं डेटा बना रहा हूँ, तुम लोग ज़रा देखो कैसे सॉल्व होगा। फिगर में क्लियरली नज़र आ रहा है आपको। तो IE, ठीक है, ये आ गया इमिटर करंट, जिसे हम जाहिर करते हैं IE से 1 मिली एम्पियर। अच्छा जी, कलेक्टर करंट को हम जाहिर करते हैं IC से, ये है 0.95 मिली एम्पियर। और हमें मालूम करना है बेस करंट, ठीक है, बेस से कितना करंट गुजर रहा है, यानी कि IB हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ गए नहीं समझे? इतनी देर मैंने दे दी, डेटा बनाते बनाते मैंने बोला फिगर को चेक कर लो, क्लियरली नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर इस एक पॉइंट के ऊपर, याद है किरचॉफ करंट लॉ, करंट आ रहा है तो इसका मतलब किसी पॉइंट पर आने वाला करंट एक्चुअली बराबर होना चाहिए उस पॉइंट को लीव करने वाले करंट के। तो इस पॉइंट की तरफ आने वाले करंट कौन से हैं? IC और IB। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि IC प्लस IB ये इस टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से निकल रहा है। तो ये एक्चुअली किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए IE के। तो अगर आपको कॉमन बेस कन्फिग्रेशन थोड़ी सी भी याद रह जाए तो आप इस फॉर्मूले को ईजिली बना लोगे कि बेसिकली बेस करंट और कलेक्टर करंट कंबाइन होकर इमिटर करंट बनाते हैं। सो इमिटर करंट है 1 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट 0.95 है, और बेस करंट हमें मालूम करना है। सो बेस करंट को अगर अलग करते हैं तो 1 माइनस 0.95 होगा ना, तो बेस करंट की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1 माइनस 0.95 0.05 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब इस कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के अंदर जो बेस करंट होगा, बेस से जो करंट गुजर रहा होगा 0.05 मिली एम्पियर होगा,
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, करंट गेन की वैल्यू मालूम करनी है, बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, 3 वैल्यूज़ गिवन है अल्फ़ा की, और हमें बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। अब थोड़ा सा इनमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए। देखो, एक तो होती है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर हम बेस को कॉमन रखते हैं इनपुट और आउटपुट के दरमियान में, और दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कहलाती है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, हम इमिटर को कॉमन रखते हैं इनपुट और आउटपुट के दरमियान में। ये आ गया। अच्छा, यहाँ का जो करंट गेन है ना, यहाँ का जो करंट गेन है कॉमन इमिटर का, इसको जाहिर करते हैं बीटा से, और यहाँ का जो करंट गेन है कॉमन बेस का, इसको जाहिर करते हैं अल्फ़ा से। ठीक है ना, ये है बात। और मालूम कैसे करते हैं, अगर बात की जाए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये बराबर होता है, कितना है कलेक्टर करंट, ठीक है, उसको डिवाइड करा देते हैं बेस करंट से, और अल्फ़ा के लिए कितना है कलेक्टर करंट, इसको डिवाइड कराते हैं इमिटर करंट से। ठीक है ना, ये दोनों का फ़र्क है। बेस वाले को अल्फ़ा बोल देते हैं और इमिटर वाले को बीटा बोलते हैं, और ये बराबर आता है आई सी डिवाइड बाई आई बी के, और ये होता है आई सी डिवाइड बाई आई ई के। तो अगर मुझे एक वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, 3 अलग अलग पार्ट हैं। अब मैं सबसे पहले ये चाह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को ना एक रिलेशन ड्राइव करना सिखा दूँ। रिलेशन ड्राइव करना अगर सीख जाओगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो डेटा तो क्लियरली बना हुआ है, बीटा ये रहा, अल्फ़ा ये रहा। मैं इसके डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलता हूँ। अब देखो, अभी मैंने आपको 2 फार्मूले बताए। अल्फ़ा किसके बराबर है, अल्फ़ा बराबर है आई सी डिवाइड बाय आई ई के, और बीटा वाला जो करंट गेन है ये बराबर होता है आई सी डिवाइड बाय आई बी के। अगर रीअरेंज करो और आई सी की वैल्यू को अलग कर लो, तो देखो यहाँ का आई सी किसके बराबर आएगा, अल्फ़ा इंटू आई ई। ठीक है, एक तो ये आ गया। और इसी तरीके से यहाँ की अगर आप वैल्यू अलग करोगे आई सी की, तो यहाँ का आई सी किसके बराबर आएगा, वो बराबर आ जाएगा बीटा इंटू आई बी के। अभी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें टोटल करंट मालूम करना होता है, तो टोटल करंट कैसे मालूम किया जा सकता है, कि जो इमिटर करंट होता है, बेसिकली आई ई जो होता है वो होता है आई बी प्लस आई सी के। बेस करंट और कलेक्टर करंट मिल के जो करंट बनाते हैं उसे कौन सा करंट कहते हैं, उसे कहते हैं एमिटर करंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बात करें, आप ऐसा करें कि आप रीअरेंज करें, आई ई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, और आई बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। आई सी को एज इट इज़ छोड़ देंगे, यहाँ से वैल्यू निकालो ज़रा आई ई की, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे आई सी डिवाइड बाय अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से अगर आई बी की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आई सी डिवाइड बाय बीटा, और प्लस आई सी ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि एक रिलेशन ड्राइव करना सिखा भी दूँ, वरना हम डायरेक्ट रिलेशन भी अप्लाई कर सकते थे, तो न्यूमेरिकल बहुत ही छोटा सा ही है, पर पता तो हो आया कहाँ से रिलेशन। ठीक है जी, तो देख लो कॉमन आ रहा है यहाँ से, क्या कॉमन आ गया, आई सी आ गया कॉमन, यहाँ पे बच गया 1 + 1 ओवर बीटा, और यहाँ पर आ गया आई सी ओवर अल्फ़ा। क्या कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया आई सी से आई सी, तो इट मीन्स 1 ओवर अल्फ़ा बराबर आ गया 1 + 1 ओवर बीटा के। अब रिलेशन तो बन गया बेसिकली, लेकिन इसको थोड़ा सा आप और क्लियर कर लो एलसीएम लेके। सो 1 ओवर अल्फ़ा बराबर आ सकता है, बीटा आएगा इसका एलसीएम, और ये बन जाएगा 1 + बीटा। पलट दो तो फॉर्मूला बन गया अल्फ़ा इज इक्वल टू, ऊपर आएगा बीटा और नीचे आएगा 1 + बीटा। तो अगर इनके दरमियान का आपने रिलेशन याद रखना है ना बच्चों, तो ये बड़ा आसान सा रिलेशन है। अल्फ़ा इसके बराबर होता है, और अगर बीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो बीटा की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ आ सकती है आपके सामने। यहाँ पर तो हमें क्या है, बीटा फाइंड करना है ना, तो एक काम करते हैं, बीटा की वैल्यू को अलग कर लेते हैं। ये बनेगा अल्फ़ा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + बीटा, और ये वाला बीटा एज इट इज़ है। अच्छा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू बीटा। उसी तरीके से कॉमन लेना है, बी हमें जो है वो बीटा को अलग करना था, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। कॉमन लिया तो बीटा कॉमन आ गया, और बचा क्या 1 माइनस अल्फ़ा, और इधर ऑलरेडी अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बीटा का फॉर्मूला बन सकता है बड़ा सिंपल सा,
बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। तो दोनों फार्मूले मैंने आपको समझा दिए कि कभी अगर किसी न्यूमेरिकल में बीटा गिवन हो तो अल्फ़ा कैसे निकलेगा और अल्फ़ा गिवन हो तो बीटा कैसे मालूम होगा। और हमारे सामने 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड है तो एक एक लाइन का, लेकिन वो डेरिवेशन समझाना मैंने ज़रूरी समझा, इस वजह से मैंने आपको समझा दी। ठीक है जी। अब अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले पार्ट में अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 0.9, 1 माइनस 0.9, ये पहला वाला हो गया। ठीक है। और सेकंड वाले में क्या कर लें, सेकंड वाले में बन जाएगा बीटा इज़ इक्वल टू, ऊपर आएगी वैल्यू 0.98 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.98, और थर्ड वाला बीटा 0.99 और 1 माइनस 0.99। अब इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लो। 0.9 डिवाइड बाय ये वैल्यू ये आ जाएगा बराबर 9 के। ठीक है। और बीटा की वैल्यू 0.98 डिवाइड बाय और इस वैल्यू को 1 माइनस 0.9 कर लो, ये आ जाएगा बराबर 49 के। और इसी तरीके से 0.99 1 माइनस 0.99 इज इक्वल टू 99। तो देखो आंसर बड़े सिंपल से हैं, पर न्यूमेरिकल को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ना ये रिलेशन मैंने आपको ड्राइव करवा दिया। अब आप पेपर में इस को नहीं अप्लाई करें इतने लंबे को, आप डायरेक्ट निकाल लें, बट एटलीस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट तो होगा ना कि अल्फा और बीटा के दरमियान में रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट करना है आई को एक ट्रांसिस्टर के अंदर जिसके बीटा की वैल्यू गिवन है और बेस करंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है। कोई भी एक ट्रांसिस्टर है, उसके अंदर हमें एमिटर करंट फाइंड करना है। डेटा बना लेते हैं। ठीक है। अब ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको। ये आ गया एमिटर करंट, जो कि बेसिकली हमें फाइंड करना है। एमिटर करंट यानी कि आई हमें फाइंड करना है। ठीक है। करंट गेन कितना है हमारे पास, करंट गेन यानी कि बीटा की जो वैल्यू है, बीटा का फैक्टर वो बराबर है 50 के, और बेस करंट गिवन है, बेस करंट आई बी बेसिकली गिवन है, और ये है 20 माइक्रो एम्पियर के बराबर। ठीक है जी, 20 माइक्रो एम्पियर। सोल्यूशन, रिलेशन क्या है, रिलेशन बड़ा सिंपल सा है कि जब भी इमिटर करंट होता है तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, बेस करंट में डिवाइड होता है और कलेक्टर करंट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे कलेक्टर करंट नहीं पता। अगर कलेक्टर करंट पता लग जाए तो ये चीज़ तो ऑलरेडी पता लग जाएगी हमें। तो भाई फार्मूला याद करो ज़रा। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपने कैलकुलेट करना हो वैल्यू को, बीटा की वैल्यू को, तो बीटा किसके बराबर होता है, बीटा का फार्मूला कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, बीटा से याद रखना, बीटा है ना तो बेस करंट डिवाइड में आएगा। ऊपर तो हमेशा आई सी ही आता है, तो बीटा के लिए डिवाइड में बेस करंट आता है। इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास कलेक्टर करंट की वैल्यू बराबर आ जाएगी बीटा इंटू आई बी के बराबर। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इमिटर करंट इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट इमिटर करंट बराबर आ जाएगा आई बी यानी कि बेस करंट और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा इंटू आई बी। तो भाई आपको बीटा भी पता है और आपको जो है वो आई बी की वैल्यू भी पता है। तो आई बी की वैल्यू 20 प्लस बीटा कितना है 50 इंटू 20, ऐसे कर लेते ना, ये हो गया 20 और प्लस 50 इंटू 25, 2 ज़ार 10 होता है, और बाकी यहाँ पे 1000 हो गया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1020। और ये जो आंसर आया है हमारे पास, ये आंसर आया है माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन माइक्रो एम्पियर में था तो ये आंसर ही माइक्रो एम्पियर में आया। बट अगर आप चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, इन मिली एम्पियर। अगर मुझे आंसर मिली एम्पियर में चाहिए तो इस वैल्यू को आप डिवाइड कराएंगे 1000 से, 1020 डिवाइडेड बाय 1000। सो ये आंसर आएगा हमारे पास 1.02 मिली एम्पियर। बट ये लाजमी नहीं है बच्चों, ठीक है। पर क्यों हमें कन्वर्ट करना है की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि इतना बड़ा करंट आ रहा है ना, तो माइक्रो इसका मतलब ये कि हमने एक ऐसा यूनिट इस्तेमाल करा है कि वैल्यू अच्छी खासी बड़ी आ रही है। मिली में ऐसी वैल्यू नज़र आ रही है जो कि ट्रांसिस्टर्स वगैरह के अंदर डिस्कस होती है।
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अल्फा रेटिंग। हमें अल्फा रेटिंग मालूम करनी है एक ट्रांसिस्टर की, जो कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, एक फिगर है, ये फिगर गिवन है, हमें मालूम करनी है इसके अल्फा की रेटिंग, अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है और डिटरमाइन करना है। पहले तो अल्फा था, उसके बाद डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ आईसी। ठीक है, कलेक्टर करंट मालूम करना है अल्फा और बीटा दोनों रेटिंग्स को इस्तेमाल करते हुए, यानी अल्फा रेटिंग भी इस्तेमाल करनी है और बीटा रेटिंग भी इस्तेमाल करनी है। दोनों को इस्तेमाल करके हमें आंसर निकालना है। तो आंसर तो सेम ही आएगा, ये बात आप याद रखिएगा, आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो आई बी कितना है, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे सारी डेटा के अंदर, या चलो डेटा बना ही लेते हैं, क्या याद करोगे तुम लोग। मैं चाह रहा था डायरेक्ट सोल्यूशन बता दूं, लेकिन चलो लिख देते हैं डेटा। फिगर के अलावा अगर इधर भी लिख दोगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो बेस करंट कितना है, बेस करंट आई है 240 माइक्रो एम्पेयर के बराबर। ठीक है, और जो इमिटर करंट है आई ये है 12 मिली एम्पेयर के बराबर। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 49 के बराबर। फाइन क्या क्या करना है, पहले तो हमें अल्फ़ा मालूम करना है और फिर हमें मालूम करना है आईसी। और याद रखिए आईसी हमें दोनों तरीक़ों से निकालना है, विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा भी मालूम करना है एंड विद द हेल्प ऑफ बीटा भी मालूम करना है। ठीक है, तो फाइन कर लेते हैं। अब देखो बड़ा सिंपल सा काम जो है ना वो ये कि पहले अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूले तो बता दिए सारे कि बीटा की मदद से अल्फ़ा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा की मदद से बीटा कैसे निकलेगा। तो फ़िलहाल तो हमें अल्फ़ा मालूम करना है। अल्फ़ा का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये तो हम फ़ौरन निकाल ही लेते हैं बिना किसी कन्वर्जन के। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 49 और डिवाइड बाय 1 प्लस 49, तो ये हो गया 49 डिवाइडेड बाय 50। 49 डिवाइड बाय 50 होता है बराबर 0.98। ठीक है, तो ये तो चलो अल्फ़ा तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया। अब देखो बच्चों, आपको अल्फ़ा भी पता है और आपको बीटा ही पता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने आईसी मालूम करना है, दोनों को इस्तेमाल करते हुए, अल्फ़ा को भी और बीटा को भी। फॉर्मूले आपको मालूम है, फॉर्मूला अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा में ऊपर तो आपको मैंने बता दिया आई सी ही आता है, नीचे आई ई आता है। और अगर बीटा की वैल्यू याद कर लो तो बीटा में मैंने बता दिया नीचे हमेशा आई बी आएगा और ऊपर तो कन्फर्म है कि आई सी ने ही आना होता है। तो अगर रीअरेंज कर लें वैल्यू आई सी की, तो यहाँ का आई सी आ जाएगा अल्फ़ा इंटू आई ई। ठीक है, और यहाँ का जो आई सी है वो अलग करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा इंटू आई बी। बस बच्चों एक बात का ध्यान रखना, दोनों जो आप करंट फाइंड करो वो एक ही यूनिट के अंदर होने चाहिए, ऐसी गलती ना हो कि यूनिट जो है वो डिफरेंट हो। तो बाद में कन्वर्ट कर लो या पहले एक ही बात है। अल्फ़ा हमारा कितना आया था, अल्फ़ा आया था 0.98 के बराबर, और मिली एम्पेयर के अंदर अगर पुट कर रहे हो तो ये आंसर आएगा आपके पास 12 में। ठीक है, तो 0.98 इंटू 12, ये कितना बना, ये बन गया 11.76 मिली एम्पेयर। तो इसका तो आंसर जो है वो डायरेक्ट मिली एम्पेयर के अंदर आ जाएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, बट अगर इधर मालूम करेंगे ना बीटा वाले केस में, तो याद रखना उसका यूनिट माइक्रो एम्पेयर था, तो हमें मिली में करना पड़ेगा। अच्छा जी, बीटा की वैल्यू क्या थी, भूल गया मैं। बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 49, 49 और 240, 49 और ये 240 माइक्रो में था। ठीक है, तो 49 मल्टीप्लाई कराते हैं 240 से, यह आ जाएगा हमारे पास आई सी इज़ इक्वल टू 1.176 10 रेज टू दी पावर 4, और ये किस में आ रहा है, माइक्रो एम्पेयर में। सबसे पहली बात यह है कि अब हमें इसे मिली एम्पेयर में करना चाहिए। मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है इसको 1000 से, जैसे मैंने अभी इससे पहले करवाया था। तो 1.176 एक्सपोनेंट 4 को डिवाइड कराएंगे 1000 से, ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 11.76 मिली एम्पेयर। आईसी सीधा सीधा उसी के बराबर आया। मैंने आपको बताया था ना कि आप किसी भी तरीके से मालूम कर लो, जो वैल्यू है आईसी की वो तो जाहिर सी बात है उतनी ही आएगी। इधर भी आ रही है 11.76, इधर भी आ रही है 11.76। ठीक है जी, सो बस इतने ही न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के अंदर, और आई होप समझ में आ गए होंगे। हर एक स्टेप को समझाने की कोशिश करिए, कुछ एक्स्ट्रा लंबे भी कर दिए बट इस वजह से कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं।
सो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।